हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः एक बार लेकर आया हूं विज्ञान का एक कंटेंट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दर्पण। ये आपके सामने बहुत सारी समस्याएं रहती हैं कि दर्पण जो है उससे संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, आप चाहे हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, आपको ये जो परिभाषाएं होती हैं ये ध्यान नहीं रहती हैं, याद नहीं रहती या समझ में नहीं आती। बस आपको धैर्यपूर्वक पैसेंस बनाकर देखना होगा। इस पूरे वीडियो को आप देखिए और आप देखिए कि किस तरह मैं आपको परिभाषाएं याद कराता हूं। आप कहेंगे वाकई में सर जी आपने कैसे बताया, हमें आज हमेशा के लिए याद हो गए। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम बताते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं तो यानी सबसे पहले हमने इससे पहले वीडियो आपका दर्पण भेज दिया है। दर्पण के प्रकार, दर्पण क्या होता है, उसको अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। दर्पण में क्या होता है हमने बताया था, एक सतह चिकनी होती है यानी उसका चमकदार होती है एक सतह, दूसरी साइड में हम कलई करते हैं यानी पेंट कर देते हैं, या आप कह सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का हम लेप लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं दर्पण की। दर्पण, अब दर्पण की बात करें तो दर्पण कौन सा हम बात करेंगे, गोली दर्पण की, मुख्यतः गोली दर्पण की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं कौन सी बात करेंगे। एक हमने बताया, ये आपका ले लिया, एक हमने कांच का खोखला गोला। अब कांच के खोखले गोले में हमने बताया इसको हम इतना अगर कट कर दें, ये कट कर दिया हमने, तो इस प्रकार आप देखेंगे इसकी एक सतह हमने कलई कर दी, एक सतह कलई कर दी। तो इस प्रकार आप देखेंगे जब कलई कर देंगे तो आपका दर्पण तैयार हो जाएगा। कैसे, ये आपकी है चमकदार सतह और ये आपकी है कलई की हुई सतह, कलई की गई सतह। तो यानी ये आपका दर्पण हो जाता है। और दर्पण में इसका उभरा हुआ सिरा, उसे हमने बताया था उभरा उसे उत्तल, उसे उभरा उसे उत्तल, ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स दर्पण हो जाएगा। तो दर्पण से संबंधित उत्तल दर्पण हो गया। फिर हम बात करें, अगर इसी दर्पण को हम इस तरह, अगर इसके उभरे हुए भाग में हम कलई कर दें, उभरे हुए भाग में कलई कर दें, इसके उभरे हुए भाग में अगर हम कलई कर दें तो इधर की सतह चमकदार हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी चमकदार सतह और ये हो जाएगी कलई सतह। तो इसमें देखा जाए जिसमें आपकी परावर्तन की घटना होनी है वो कैसी हुई, दबी हुई है। तो जिसमें दबी हुई सतह होती है तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, उसे कहते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव दर्पण। तो इस प्रकार आपका ये कॉनकेव हो गया यानी अवतल दर्पण, और ऊपरी वो सतह आपकी जो ऊपर वाला है ये हो गया उत्तल, ये हमने कलई कर दी है। ये कांच का एक खोखला गोला है, और कांच का खोखला गोला है तो इससे संबंधित परिभाषाएं कौन सी हो सकती हैं, चाहे आप उत्तल ले लीजिए चाहे अवतल। तो हम आइए प्यारे दोस्तों, आप देखिए हमने आपको बताया ये एक कांच का खोखला गोला है और इस कांच के खोखले गोले से हमने क्या तैयार कर लिया है, ये आपका दर्पण एक हमने तैयार कर लिया। ये आपका हो जाएगा एक दर्पण, ये आपका दर्पण हो जाएगा। और चूंकि इसकी दबी हुई सतह कैसी है, दबी हुई सतह आपकी है परावर्तन, और कलई की सतह कौन है, उभरी हुई, तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण हो, हर दर्पण में आप देखेंगे, हर दर्पण में आपकी वही डिफिनीशन बननी, वही परिभाषाएं बननी है। तो आइए क्रम से हम सभी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोकस। सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस, या फिर इसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की बात करते हैं तो आप देखिए इसमें परिभाषा में फोकस आपका हमने ये बिंदु बताया, ये फोकस है, ये देखो लिखा है फोकस यानी F, और ये फोकस हो गया। तो हमने कहा जब प्रकाश की परावर्तित होकर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका ये गोली दर्पण हो गया, चाहे या अवतल हो या उत्तल हो,
अवतल में हम समझा रहे हैं आपको। तो अवतल में देखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, मान लिया हमने प्रकाश की किरण गुजारी, ये देखो हमने एक प्रकाश की किरण गुजारी मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी, तो ये इस प्रकार देखो यहाँ से निकल रही है, जहाँ से निकल रही, तो ये देखो फोकस से होकर निकल रही, तो मुख्य अक्ष ये आपका होगा जिस बिंदु से काटती है, जिस बिंदु को काटती है। तो देखिए ये मुख्य अक्ष जो आपका है, इस मुख्य अक्ष को देखो कहाँ पर काट रही है, जिस बिंदु को काट रही वही उसका फोकस हो जाता है। और वही हमने लिखा है प्रकाश की किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे ही मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी परिभाषा आप याद भी करिए लेकिन इसे समझिए भी। यानी दर्पण के सामने प्रकाश की किरण अगर लंबवत प्रकाश की किरण जा रही है यानी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु को काटती है उसी को हम फोकस कहते हैं। तो आप देखेंगे ये आपका फोकस हो जाता है, ये फोकस हो गया। अब दूसरी हम लेकर चलते हैं मुख्य अक्ष। तो आइए मुख्य अक्ष को ही समझ लेते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, अब देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, तो आइए चलते हैं, ये मुख्य अक्ष आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष। तो इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो परिभाषित करने के लिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये पी बिंदु है जिसे हम कहते हैं ध्रुव, ध्रुव यानी पोल, ध्रुव यानी पोल, ये ध्रुव यानी पोल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के सामने जो आपने एक रेखा खींच रखी है समांतर, तो देखिए आप देखें ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा। तो आप देखेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आप देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, आपने देखा कि वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, और इसी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर ही तो हमने प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारी है। ये देखो ऐसे ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो भी एक सरल रेखा खींच रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। आई रिपीट, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र क्या है। आइए वक्रता केंद्र की बात कर लेते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, अब देखो वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, तो यानी कांच का एक खोखला गोला है, कांच का एक खोखला गोला है, कांच का एक खोखला गोला है, और कांच के खोखले गोले का एक केंद्र होगा। भाई एक बताइए, खोखले गोले को बनाने के लिए आप एक केंद्र बनाएंगे तभी तो इसे आप ऐसे खींच सकते हैं, तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। बस आपको क्या करना है, कांच के खोखले गोले से दर्पण जिसका एक भाग है, भाई इसी कांच के गोले का तो एक दर्पण ये भाग है, और जब इसी का भाग है तो इसके केंद्र, जो इस गोले का केंद्र है उसी को हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। आई रिपीट, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उसके केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी भाई जिस, अब गोला बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो यानी जिस गोले का भाग होगा उसी का हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्योंकि हमें बेसिक तरीके से चित्र से समझना है, जब आप डायग्राम से समझेंगे तो आपके माइंड में चलेगा कि हाँ आखिर वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य फोकस क्या है। याद करने से क्या होगा, आप रट लेंगे, रटने से कोई फायदा नहीं होना। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना, ये गोला है, उसका केंद्र है, जो केंद्र है उसी को तो वक्रता केंद्र कह रहे हैं, बस हो गई कहानी। तो हम कह सकते हैं दर्पण जिस कांच के खोखले, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाया जाता है। देखिए परिभाषा जो हमने बताया था, कांच के खोखले गोले का दर्पण जिसका भाग है उसके केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। हमने कहा दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही, उस खोखले गोले के केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखेंगे तीन परिभाषाएं आपकी बड़ी आसानी से हो गई। ये तीन परिभाषाएं बड़ी आसानी से आपने समझ ली हैं कि किस तरह आप समझते हैं सारी परिभाषाएं। अब हम चलते हैं, वक्रता केंद्र हो गया। अब हम चलते हैं
ध्रुव को समझ लेते हैं, आखिर ध्रुव क्या है। ध्रुव तो आप देखिए ये आपका दर्पण हो गया और ये दर्पण का पूरा द्वारक होता है। ये दर्पण हो गया, ये दर्पण का द्वारक हो गया। और जब द्वारक हो गया, इसी में परावर्तन की घटना होती है। तो दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण के द्वारक का जो दर्पण होता है मध्य बिंदु, मतलब कुछ नहीं कहना, ये दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु। अब जैसे ये दर्पण है तो दर्पण का मध्य बिंदु ये है, तो यही ध्रुव हो गया। कोई भी दर्पण ले लीजिए, जैसे हमने कहा ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो दर्पण का ये देखिए ये मध्य बिंदु हुआ, तो यही इसका ध्रुव हो गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो मध्य बिंदु होता है वही ध्रुव होता है। तो हमने देखो मध्य बिंदु को ध्रुव यानी पी कहा है, तो इसी प्रकार हो जाएगा गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या कहा, कोई दर्पण है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण कोई है उसका जो मध्य बिंदु होगा, उस मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब होता है पोल। आप धरती पर यानी पृथ्वी पर अर्थ जो होती है, अर्थ के ऊपर साइड और नीचे को हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। यानी उत्तरी पोल मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी प्रकार पोल यानी ध्रुव, और पोल से लेंगे पी तो हो जाएगा पी। यानी इस प्रकार हम कहेंगे गोली दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आपका ये हो जाता है द्वारक। इस प्रकार ये आपका ध्रुव हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखें कि आपने 4 परिभाषाएं बड़ी ही आसानी से समझ लिया है कि किस तरह ये परिभाषाएं बनती हैं, किस तरह आप परिभाषाओं को कर सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हमने वादा किया था। तो आप देखेंगे वक्ता केंद्र हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, फोकस हो गया, ध्रुव हो गया। इस प्रकार परिभाषाएं आपकी ये 4 परिभाषाएं हो गई। अब हम 5वीं परिभाषा की ओर चलते हैं, और 5वीं आपकी परिभाषा कौन होती है, फोकस दूरी। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आप लोग फोकस दूरी और फोकस को एक ही समझ लेते हैं। फोकस और फोकस दूरी, मुख्य फोकस या फोकस दूरी को आप एक समझ लेते हैं, यही सबसे बड़ी फॉल्ट है। इसे आप समझिए, फोकस एक बिंदु है और फोकस दूरी एक दूरी है, एक लेंथ है, बस इतना समझना है। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं ये हमने आपको अभी बताया था, ये आपका फोकस है, ये देखो हमने एफ लिख रखा था, ये आपका फोकस बिंदु है और ये आपका ध्रुव है। बस कहानी खत्म, यहीं पर परिभाषा हो गई। तो देखो फोकस और ध्रुव, भाई सारी दर्पण से ही तो हम दूरी लेंगे। तो यानी आप देख रहे हैं यहाँ फोकस हो गया, और फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी जो है, यही तो हमने बता रखा है। ये देखो यहाँ पर बता रहे कि स्मॉल है फोकस दूरी तो ये फोकस है, ये आपका ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम पता करेंगे। तो हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम आपको समझा भी रहे हैं, साथ में परिभाषा कैसे बनानी है उसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो इसमें परिभाषा याद करनी है क्या, अगर याद करना पड़ जाए तो फिर फायदा क्या पढ़ने से। देखो क्या है, ध्रुव है, फोकस है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, भाई यही तो दूरी है, बस इसी को अपने शब्दों में कह दीजिए। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या कह दीजिए फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो बस हो गई, यही हमने लिख भी रखा। गोली दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो आप जानते होंगे कि जब दूरी नापी जाती है तो दूरी तो भैया हमेशा मीटर में ही नापी जाएगी। इस प्रकार इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी भी मीटर हो जाएगा। अगली हम परिभाषा लेकर चलते हैं। 6ठी परिभाषा आपकी है वक्रता त्रिज्या। अब देखिए जरा, जब हमने कहा कि फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी लेंगी तो फोकस दूरी हो जाएगी। अब वक्रता केंद्र से हम ले रहे हैं, इस वक्रता केंद्र से लेकर जब हम ध्रुव तक के बीच की दूरी लेंगे तो इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखिए भाई, वक्रता केंद्र से हम ले रहे हैं तो बताओ वक्रता त्रिज्या नहीं हो जाएगी। और दूसरी बात समझो, मतलब अगर आप ये देखिए ये गोला है और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बताया, ये आपकी क्या होगी, ये बताइए त्रिज्या है कि नहीं है, ये त्रिज्या ही तो हुई। बस अगर दर्पण है भाई, यहाँ तक दर्पण है, अगर यहाँ तक देखा जाए तो दर्पण है तो हम इतना कह सकते हैं कि दर्पण है तो हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। बस इतना ही कहना है। तो हम कहेंगे दर्पण के
वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो देखो यहाँ पर आप छठी परिभाषा बनकर तैयार होगी। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो इसका मात्रक भी मीटर होता, देखो आई रिपीट, हम फिर से बता रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र हो गया और ये आपका ध्रुव हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे आप देखिए गोला है और गोला खींचने के लिए आप त्रिज्या ही तो लेंगे, कोई ना कोई त्रिज्या लेंगे तभी तो इसको खींच पाएंगे। तो ये त्रिज्या है। अगर दर्पण की कहेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या है। गोली की ये क्या है? त्रिज्या है। जबकि इसकी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर ये परिभाषा आपको टिपिकल लगती है तो इसकी एक और परिभाषा होती है जो इससे बनी है। देखो कैसे कहेंगे, इसमें लिखा था हमने वक्रता केंद्र में क्या लिखा था? दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है उस खोखले गोले के केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बाकी इससे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर हो, तो पहले से आप जान चुके हैं। देखो हम फिर से बता रहे हैं, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है। तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, तो मान लिया हमने ये दर्पण बना लिया, ये हमने इरेज कर दिया है। अब ये दर्पण हो गया, दर्पण को हमने एकल ही कर लिया। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इस कांच के खोखले गोले की त्रिज्या क्या थी? यही तो थी। तो यही त्रिज्या ही इस दर्पण की क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रकार आप देखेंगे परिभाषा ये भी आपकी कठिन नहीं है। चाहे तो कह दीजिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फिर आप कहिए दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने सभी परिभाषाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया कि दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं बनती हैं, उन परिभाषाओं को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनको याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और इस प्रकार हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ में लाइक करना मत भूलना और कमेंट तो कतई मत भूलना, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमें थोड़ी ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा कैसे मिलती है? क्योंकि कमेंट जब आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यदि कोई हमारी गलती है तो उसे हम सुधार करेंगे और यदि अच्छा है तो हमें और ऊर्जा मिलती है बेहतर करने के लिए। तो यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।